कैसे होगा कनेक्ट हो गए बच्चे सारे? स्टार्ट करें। तो टॉपिक तो चल रहा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लगभग खत्म होने वाले की कगार पे तक हम पहुंच चुके हैं। रेक्टिफायर हो चुका था और रेक्टिफायर में एक बार वापस से स्टार्ट कर देते। Recording in progress. प्यारे बच्चों, आज की क्लास 2 है। अभी की क्लास में पूरा रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एलईडी पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। और सेकंड क्लास में हम चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर और ट्रांजिस्टर के बाद उसका पूरा पैकअप करेंगे। दैट्स हाउ इट्स कंप्लीटेड। काफी लंबा चल गया। गेट हाँ आएंगे, गेट भी आएंगे बेटा, बिना गेट कैसे होगा। तो रेक्टिफायर को हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा बिग रिव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, और दो सबसे जरूरी चीजें बताई थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आपको एज रिजल्ट याद रखना है, एक था आई एवरेज और एक था आई आरएमएस। एक था आई एवरेज और एक था आपका आई आरएमएस। आई होप कि आपको याद होगा आई एवरेज था इसके लिए आई नॉट अपॉन पाई और आई एवरेज कितना था बेटा? आई नॉट अपॉन 2। अगर हम आई एवरेज फुल वेव के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। आई हो जाएगा आई नॉट अपॉन 2। मैंने आपको याद करने में हल्का सा हिंट भी दिया था कि फुल वेव में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो एसी की आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ एवरेज आई नॉट अपॉन पाई होगा, ये हाफ का फुल में हो जाएगा इसका ट्वाइस। बात खत्म। इसके बाद हमने चर्चा की थी एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें एफिशिएंसी की तो वो था आई एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई आरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी अपॉन आरएल। आरडी अपॉन आरएल। आरडी यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस ऑफ डायोड था, है ना? आरएल यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस था। अच्छा, ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी मिला था वो लगभग 40.6% मिला था। और अगर हम सेम इंप्लाई करते हैं किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये तब है जब आपने आइडियल डायोड यूज किया है। ये तब है जब आपने आइडियल डायोड यूज किया है। और फुल वेव के लिए इसका ट्वाइस हो गया था, इसका ट्वाइस यानी कि 80.2% आइडियल डायोड के केस में। आइडियल डायोड के केस में ऐसा हो गया था 81.2%। ये आपकी एफिशिएंसी निकली थी रेक्टिफायर। वंस अगेन आई रिपीट कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है बाई डायरेक्शनल, एक बाई डायरेक्शनल है और एक ये पीरियोडिक है। एक ये तो ये बेटा बाई डायरेक्शनल वाले काम को कर देता है, पीरियोडिक का तो इससे नहीं हो पाता। बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल कर देता है। बात करो, बाई डायरेक्शनल को क्या कर देता है? यूनिडायरेक्शनल कर देता है। अब रेक्टिफायर को अगर आप एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हो यानी कि इसको बाई डायरेक्शनल करंट या बाई डायरेक्शनल वोल्टेज देते हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा यूनिडायरेक्शनल करंट या यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में। हम इसकी वर्किंग के ऊपर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। हम इसकी फुल वेव, हाफ वेव पूरा ये यहाँ तक डिस्कस हो चुका है, ये यहाँ तक भी डिस्कस हो चुका है। ये तो मैंने आपको एक रिव्यू दिया था ताकि आपको चीजें याद हो जाए। क्लियर है? ये 1 2 और 1 2 ये 4 और ये 4 ये आपको याद होने चाहिए। सीधे फॉर्मूला में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या फिर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में
कोई आपका आउटपुट चाहते हो तो आपके पास इनपुट में तो एसी है, लेकिन एसी के ऊपर वो काम नहीं कर सकता यानी कि एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, तो हमारे पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में करंट का कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर करंट का कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो करंट का कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है तो हम फुल वेव रेक्टिफायर को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते। क्या कर देते बच्चों? और मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें रेक्टिफायर मिलता है उसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? ये ब्रिज रेक्टिफायर ही हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर लगा होता है। दो बेसिक सी चीजें लगी होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है और एक कंडेंसर लगा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर देता है और वो कंडेंसर उसको यूनिफॉर्मिटी ला देता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये दो चीजें लगी होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। जो लोग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे या फिर पीसी सीएस, हाँ सीएस वाले भी ये सब पढ़ने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल है कि कंप्यूटर बना दो और आईसी ना लगे उसमें? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ना लगे? नॉट पॉसिबल, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना सकते विदाउट यूजिंग द सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। आपको मैंने एक वीडियो भी भेजा था, उसमें आया था कि नहीं आया था? हिंदी मीडियम वालों को तो मैंने ही भेजा था, बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने वो विवेक सर को फॉरवर्ड कर दिया था। और मैं उम्मीद किया था कि आप लोग उसको देख लें तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए कि रेक्टिफायर का कैसा है, काम कैसे करता है, डायोड कैसे दिखते हैं, रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, हल्का सा काला काला अगर आप देखोगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था, हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में आपने फुल वेव रेक्टिफायर को एक और नाम दिया था जिसको आपने कहा सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेंटर टेप रेक्टिफायर हमने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि हमने उसकी सेकेंडरी कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, बीच में एक हमने वायर लगाया था, उस वायर के अक्रॉस हमने लोड लगाया था। आई बात समझ में? ऐसा हमने किया था, वर्किंग में हम देख चुके हैं। और फिर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते थे, तो एक डायोड D1 फॉरवर्ड हो जाता था, D2 क्या हो जाता था? रिवर्स। फिर वापस सेकंड हाफ साइकिल के लिए D1 क्या हो जाता था? रिवर्स और D2 फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास बेसिकली दिस इज अ मॉडिफाइड, ये है तो अपने आप में फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए सो दैट वी कैन इंक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ दिस रेक्टिफायर। व्हाई वी आर डूइंग सो? क्योंकि जो आपको फुल वेव रेक्टिफायर था, उस फुल वेव रेक्टिफायर का जो करंट कैपेसिटी था दैट वाज नॉट मच लार्ज, वो उतना नहीं था। तो उतना बनाने के लिए हमने उसमें थोड़े से क्या किए? मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन क्या किए? मॉडिफाइड किया इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे आपने 4 डायोड जोड़ दिए। कितने डायोड? बेसिकली वी आर यूजिंग 4 डायोड फॉर द रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म। रेक्टिफिकेशन मतलब अब आप रेक्टिफिकेशन के लिए 4 डायोड यूज करने वाले हो, क्योंकि फुल वेव में आप यूज कर रहे थे 2 डायोड, फुल वेव में आपने 2 डायोड यूज किए थे, हाफ वेव में आप सिंगल डायोड से काम चला रहे थे, फुल वेव में 2, अब यहाँ कितने हो गए? 4 डायोड। तो आपके पास क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपने कितने डायोड लगा दिए? 4 डायोड लगा दिए, लेकिन उन डायोड को लगाने का एक स्पेसिफाइड पैटर्न, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और जोड़ दी ना। These 4 diodes are connected in a specified pattern। देखिए कैसे, ये आपके पास, आप मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जो बच्चे लिख रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम देने वाला नहीं हूँ। ये आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है which is connected to a AC input source। This is the AC input source, AC input source, AC input source, and this is the P coil. Here
we are using as a secondary coil and है ना, और ऐसा कुछ। आप लोग मत बना लेना इसको ऐसे, मेरे पास तो मार्कर है जो मैं तो फट मिटा दूंगा, फट से कर दूंगा उसको, आप लोग नहीं कर सकते, अभी सही नहीं बनाया सर। हाँ जी, तो हाँ हाँ लिख नहीं रहा है बेटा, तो लेफ्ट हैंड वाला होता है वो भी ऐसे लिखता है, राइट वाला भी लिख दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो कर लो। चलिए, ये आपका पी कॉइल है, ये आपका एस कॉइल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूं खड़ा, नहीं सर ऐसे अब बेटा यहाँ आपके पास एक डायोड लगा है, यहाँ आपके पास एक डायोड लगा है, आप लोग बना तो नहीं दिए ना इसको, मैंने कहा था कि मैं तो मिटा दूंगा। अब यहाँ आपके पास एक डायोड लगा है, 4 डायोड लगे, 4 डायोड को लगाने का पैटर्न बहुत स्पेसिफाइड होता है। ये और ये इसका जस्ट उल्टा। सुनना मैकेनिज्म, सुनना पूरी ध्यान से, मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग डायोड D1, है ना, और दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज D2 जो भी चाहे, D1 और D2। अब आपने दूसरा डायोड और लगाया, दूसरा डायोड इसका उल्टा है, ऐसे। तीसरा ये आपने कहा कि चलो ये डायोड D3 हो गया, अब एक लास्ट डायोड और बचा D4, D4 को आपने लगा दिया, ठीक है, दिस इज D4। अब सुनना इसका मैकेनिज्म, छोटी छोटी चीजें अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से पढ़ रहे हो, अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं तो कहानी बहुत इजी है। मुझे एक बात बताएंगे सब लोग, अगर ये डायोड यानी कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट को फ्लो करेगा क्या? फॉरवर्ड बायसिंग में करेगा क्या? और अगर रिवर्स बायसिंग में तो करंट को फ्लो करेगा क्या? बस ये सिंपल यही चीज हम यूज करने वाले हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो होगा, रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो नहीं होगा, नहीं, रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो। डायग्राम फटाफट बना लीजिए, समझाता हूं इसका मैकेनिज्म। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज ब्रिज रेक्टिफायर। ये है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया सो दैट यू कैन इंक्रीज द करंट कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस। Here we are using as 4 diode, 4 PN junction diode for the rectification mechanism, and these 4 diode are arranged in a specified manner. कुछ इस तरह से ये कनेक्ट है। अब अगर आप लोग लिख रहे हैं तो फटाफट लिखिए इसको। हो गया बेटा? अब सुनिए, अब इसका मैकेनिज्म सुन लो जरा फटाफट, बहुत शानदार सा मैकेनिज्म है इसका। दिस इज I, दिस इज T, और अगर ये AC है तो कुछ ऐसा होगा, आया ना? आया ना? ठीक है, ऐसा होगा। आपने कहा ये इनपुट AC है, ये I बट इट इज एज इनपुट AC। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये बस थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दो, उसके बाद मिटा दो सर, मैं नहीं मिटाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, मैं एरो बना दूंगा तो ढूंढते रहोगे क्या होगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। बच्चों ध्यान से देखना, ये आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी ये पॉजिटिव, ये अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो यहाँ से ये इसका पी टर्मिनल है, ये इसका ये N ये P,
ये पी अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, एक एक फोकस में करना है भाई साहब, इधर देखो ये क्या कर रहा है, ध्यान से इस सर्दी से काम कर रहा है क्या? तो ये अगर इसका डायोड है तो ये पी टाइप हो गया, और पी किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, तो ये वाला D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। सुनना, फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल एक एक डायोड का बताएंगे आपको, एक एक डायोड। D1 किसमें है? D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस है, D1 फॉरवर्ड बायस है। D2 क्या है? रिवर्स बायस। अच्छा करंट फ्लो होती है, इस तरह करंट आने लगी, इस तरह करंट आ रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से करंट आ रही है, आ रही है, आ रही है, क्या करंट इधर आएगी? क्या करंट इधर आएगी? आपने कहा करंट का रास्ता पहले कुछ ऐसा था, ऐसे ऐसे, और D1 से करंट फ्लो हो गई। अब करंट के पास में एक रास्ता ये बना, एक रास्ता ये, कैसा वायर है? क्या करंट इसमें फ्लो होगी? करंट इधर आ गई, ये कैसा वायर है? करंट इधर फ्लो होगी, ये करंट का पाथ बन गया। फर्स्ट हाफ साइकिल के करंट का पाथ था ऐसा, इधर आई, D2 किसमें था? D1 फॉरवर्ड करंट, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है X बाय, यहां से आपको कुछ कुछ आउटपुट मिलेगा, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस R है, इससे करंट फ्लो हुई और इधर से ये फ्लो हो गई। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट, अरे पहले समझ लो नहीं तो सब उड़ जाएगा ये। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल D1 एंड D3 वाज वर्किंग, D1 और D3 क्या थे? एक्टिवेट थे, वर्किंग थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में थे, तो ये करंट का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, करंट का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगली हाफ साइकिल होती है नेगेटिव, फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल पोलैरिटी वापस से चेंज हो गई, ये माइनस वाला प्लस हो गया, जैसे ये हुआ तो ये वाला किस में आ गया? फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। अब करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, वापस से देखना जरा ध्यान से, एक बार पेन मत चलाना, ये करंट स्टार्ट हुई, करंट इधर आई, करंट इधर आई, ये वाला किसमें हो गया बेटा? ये किसमें हो गया? करंट इधर गई, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, करंट इधर गई, अब इधर यहाँ इस जंक्शन पे आएगी करंट, तो क्या करंट इसमें जाएगी? ये रिवर्स बायसिंग हो गया, करंट वापस से इधर हो गई, मतलब अब करंट इधर आ गई, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, मतलब अगर एक फुल साइकिल है तो सेकंड हाफ में क्या हुआ? सेकंड हाफ में क्या हुआ? D1 and D4 और D3 था ना, ये D2 and D4 ये वर्किंग कंडीशन में आ गई। यार एक बात बताओ, दोनों ही फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में अक्रॉस द लोड करंट का डायरेक्शन क्या था? सेम। करंट का डायरेक्शन क्या था? सेम। करंट का डायरेक्शन सेम था। आपने सीरीज में दो सर्किट यूज किए, इससे करंट का कैपेसिटी क्या हो गया? दिस इज हाउ a bridge rectifier works in a full rectification of a current. क्या सबको क्लियर है? समझ में आ जाएगा? ठीक है, एरो बना इसका कोई थ्योरी नहीं, लिखने को कैसे इसमें किताबें लिखी हुई हैं पूरी भर भर के, लेकिन उसको शब्दों में लिखोगे तो 3-4 पन्ने तो चले ही जाएंगे। सर ये D2 के आगे क्या लिखा था? अब वो मुझे नहीं पता यार, दूसरे कुछ लिखा ही नहीं है D1 एंड D2 वर्किंग कंडीशन में है, ऊपर वाला सेकंड हाफ है, फर्स्ट फर्स्ट हाफ में ये छोड़ो यार, इसमें फॉरवर्ड हटाओ। अब अपने आप समझ गए कि जब वो वर्किंग है तो वो फॉरवर्ड ही होगा, क्योंकि करंट हमेशा फॉरवर्ड बायस में फ्लो होती है, रिवर्स बायस में फ्लो नहीं। Yes. मेरे पास आप लोगों के लिए सजेशन है। मैं स्टूडेंट था, 2012 की बात है, 2012 में मैं बीटेक फाइनल ईयर में था।
और मैं गेट की कोचिंग कर रहा था। गेट बीटेक स्टूडेंट्स के लिए होता है दिल्ली से, तो वहाँ कंटिन्यूस 8 घंटे क्लास चलती है। जैसे मतलब पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको 7 या 8 दिन में कंप्लीट कराते हैं, तो 8 घंटे क्लास चलती है। अब मैं चाय का बहुत ज्यादा शौकीन था, अब बार-बार हो जाएगा, तो मेरे पास वो आज भी है मिल्टन का 1 लीटर का थर्मस था। सुबह अपनी चाय बना के ले जाता था, 20 मिनट उसकी 8 घंटे क्लास के बाद वो चाय खत्म, काम खत्म। आप लोग भी ऐसे ले सकते हो, अपने लिए घर से बनाना। क्यों मिल्टन से ऐसे चाय नहीं, उसके अंदर आता है आप चाहे तो खुद ना मना कर रहे, क्वेश्चन होना चाहिए, बात करना। रफ करें इसको, रफ करें इसको। इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इधर ग्राफ भी बनाना है। हो गया। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका आई है, ये आपका टाइम है, और ये आपकी आउटपुट करंट है। ये क्या है बेटा? आउटपुट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन इसमें आप लिख लेना कि जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में कौन कौन वर्किंग था? V1 और सेकेंड हाफ में वापस से फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। दिस इज द साइकिल दैट गोस रिपीटिंग अगेन। अब आता है एक फोटो डायोड, बहुत ही प्यारा चीज है फोटो डायोड। अगर आप लोगों ने एटम पढ़ रखा है, एटम पढ़ रखा है, फिजिक्स वाला एटम, केमिस्ट्री वाला ज्ञान लगाओगे तो मैं फिजिक्स वाला पढ़ रखा है, चलो अभी मजा भी आएगा। सर इसके एफिशिएंसी 100% नहीं, ये 100% किसी का एफिशिएंसी नहीं दुनिया में। वो वही कोई चीज है जिसका 100% एफिशिएंसी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी नेचर। आप एंट्रोपी को कैसे डिक्रीज कर सकते हो? एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होगी तो लॉस। सर आपने आउटपुट ग्राफ बनाया, उसमें y एक्सिस क्या है? आई और टी करंट का टाइम के साथ वेरिएशन करंट और टाइम। कंप्लीट हो जाएगा। हाँ आज कंप्लीट हो गया। रफ करें इसको, हो गया। ऐसे कैसे कंप्लीट होगा? आप रफ ही करने दोगे। समझा? क्या समझा? अब नेक्स्ट आता है आपका फोटो डायोड। क्या आता है बेटा? डायोड। फोटो डायोड, फोटो बहुत प्यारा सा है ये फोटो डायोड। जनरली डिफेंस सेक्टर में भी काफी यूज किया जाता है। ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है। जो आप लोग बात करते हो फ्रीक्वेंसी पे, आप कहते हो ना कि हमने उसकी बातों को उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया और आप उनको सुन सकते हो। तो टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल इट इज क्वाइट यूजफुल फोटो डायोड। मेरी बात सुनो, क्या कहता है ये फोटो डायोड? फोटो डायोड एक तरह से जंक्शन डायोड ही है, एक तरह से जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन कर। क्या कर दिए? मॉडिफिकेशन कुछ आपने ऐसे किए कि एक जंक्शन डायोड, हर जंक्शन डायोड की अपनी एक डिप्लीशियन लेयर होती है। क्या होती है? डिप्लीशियन लेयर होती है हर एक जंक्शन डायोड की, कैसा भी। फोटो डायोड एक ऐसा स्पेशली डिजाइन डायोड है जिसकी डिप्लीशियन लेयर को आपने एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बनाया है। किससे बनाया है? लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बनाया है। फोटो डायोड को आपने कवर कर दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास से। किससे कवर कर दिया? और डिप्लीशियन लेयर इज मेड अप ऑफ सच दैट इट इज वेल लाइट सेंसिटिव, इट इज वेरी लाइट सेंसिटिव। सुनना मेरी कहानी को। तो ऐसा होता है हमारे पास एक फोटो डायोड। अब तक मैं आपको कई सारे डायोड बता चुका हूं, जिनमें जीगर डायोड है,
और पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये फोटो डायोड है। अभी थोड़ी देर बाद आप लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी भी पढ़ोगे, तो आपके पास सर्किट सिंबल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बोर्ड में तो एक सर्किट सिंबल पूछ ही लेता है कि इसका सर्किट सिंबल ड्रॉ कीजिए। एनर्जी मैन का आइडिया लेना सर, ऐसे एटम हमने तो सोलर मॉडल पढ़ा है। ये आपके पास एक फोटो डायोड है और ये कुछ इस तरह का बनाया जाता है बेटा कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही लाइट सेंसिटिव होती है, बहुत ही लाइट सेंसिटिव होती है इसकी डिप्लीशन लेयर। इसके ऊपर सुनो, अभी कुछ नहीं है, अभी ये फोटो डायोड आपने मतलब ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं। फोटो डायोड ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है, लेकिन फोटो डायोड है तो क्या है, तो अपने आप में डायोड ही ना है, तो क्या है, पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन है, कुछ तो करंट फ्लो होगी, बहुत कम होगी, लेकिन क्या होगी, बहुत कम। लेकिन जैसे ही आप इसको लाइट में रख दिया, मैंने कहा यहाँ आपने लाइट के अंदर रखा, कहाँ रखा, लाइट के अंदर रखा। अगर लाइट के अंदर रखा तो फोटोन आएंगे, लाइट के अंदर फोटोन आएंगे, फोटोन आएंगे तो अपने साथ एनर्जी मिलाएंगे। एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगी, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बाइन हो चुके हैं उनको, है ना। डिप्लीशन लेयर में क्या हुआ था, बी तरफ से कौन आए थे, होल, ए तरफ से कौन आए थे, इसमें क्या हो गए थे, रिकॉम्बाइन। अब ये उनको एनर्जी मिला, जैसे ये इनको एनर्जी मिलेगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ, आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या मिलेगा, चार्ज कैरियर मिलेगा। क्योंकि इन यहां से आपके पास दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। अच्छा, लाइट किसकी फॉर्म में आती है प्यारे बच्चों, फोटोन की फॉर्म में आती है। तो फोटोन की फॉर्म में लाइट आ रही है तो फोटोन के पास में एनर्जी होगी क्या, यस सर। तो क्या कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, नहीं, सिर्फ वो फोटोन जिसका एनर्जी ज्यादा है, किससे, डेल्टा आया ना। अगर किसी फोटोन का एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज ये ज्यादा है किससे, इसके फॉरवर्डेड एनर्जी गैप से, फॉरवर्डेड एनर्जी गैप से। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बाइन हो चुके हैं, उस एनर्जी को पाके वापस से टूट जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल थे। अब वो एक के ऊपर गिरा, एक फोटोन एक रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक कर रहा है, एक फोटोन एक रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक कर रहा है, जिससे आपके पास में दो चार्ज कैरियर बने, एक इलेक्ट्रॉन, और जब ये मूव करेंगे करंट, अब ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे तो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज। ऐसे डायोड को हम कहते हैं फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड ये है, फोटो डायोड को जनरली हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, तो ही ये करंट बढ़ेगी। रिवर्स बायसिंग में तो कोई काम नहीं, रिवर्स बायसिंग में तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में भी ये अपना एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज रखता है। अभी तो हम सिर्फ इसका फॉरवर्ड बायसिंग में देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप किसी फोटो डायोड को यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ फोटो डायोड इन अ फॉरवर्ड बायसिंग, सो से सपोज दिस इज अ लोड अक्रॉस व्हिच वी कनेक्टेड अ फोटो डायोड, इसके अक्रॉस हमने एक फोटो डायोड को लगाया और फोटो डायोड को हमने फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया। किसमें यूज किया है, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया है। ध्यान से देखना, इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसा ही बनता है, तो आप इसको ऐसा ही बनाएं, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएं कि गोला नहीं बनाएंगे, गोला नहीं बनाओगे तो ये वापस से पीएन जंक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका एक लोड रेजिस्टेंस है, इसको आपने बोला RL, और ये आपका क्या है, फोटो डायोड, और इस फोटो डायोड के ऊपर क्या आती है, लाइट आती है। सुन लो पहले पूरी कहानी। फोटो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है, फॉरवर्ड बायसिंग में है तो P हायर पोटेंशियल पे होगा और N लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो यानी कि कहानी कुछ ऐसी हो गई, है ना। अब आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया। सुनना मेरी पूरी कहानी को, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बाद में लिखना है। अब
अगर आप करंट और इसका डायग्राम देखते हो टाइम का, करंट का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इनिशियली मान लो ये फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड डार्क कंडीशन में, डार्क कंडीशन मतलब जब इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, उसको हम कहते हैं कि इसको आपने डार्क में रखा हुआ है। क्या कहाँ रखा हुआ है? जब आपने अपने फोटो डायोड को डार्क कंडीशन में रखा हुआ है, डार्क कंडीशन का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज नो लाइट इंसिडेंटिंग ओवर द फोटो डायोड, अगर इस फोटो डायोड के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, देन इन दैट केस इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगी। जैसे ये I1 करंट फ्लो, कितनी करंट फ्लो रही थी? आराम से करंट फ्लो हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अचानक से आपने क्या किया, इस फोटो डायोड को ब्राइट कंडीशन में ले लिया। ब्राइट कंडीशन इन द सेंस कि इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने लगे, और वो लाइट का इंसिडेंस कुछ इस तरह से है कि जो फोटोन है, जो लाइट से जो फोटोन आ रहे हैं, उन फोटोन का एनर्जी इसके फॉरवर्डेड एनर्जी गैप से ज्यादा है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर दैट पर्पस, the energy of photon that must be greater than that of forwarded energy gap of that particular material that we are using for the depletion of layer of making this particular photodiode. Okay, अगर उसका एनर्जी इस फॉरवर्डेड एनर्जी गैप से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक करेगा, जिससे एक फोटोन दो चार्ज कैरियर बना रहा है। तो ऐसे दुनिया भर के जब फोटोन आएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्री होगा, जिससे करंट ट्रिमेंडियसली इंक्रीज, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक पीक वैल्यू होती है, हर चीज का सैचुरेशन होता है। तो ये I1 आपने कहा दिस इज डार्क करंट, I2 दैट वी कॉल इज वाइट करंट, और ये तब की कहानी है जब व्हेन लाइट इंसिडेंस takes place over the photodiode, this I1 we are calling as dark current। आप ऐसा नहीं कह सकते डार्क क्यों, डार्क का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि ये तब की बात है जब फोटोडायोड आपका कहाँ रखा है, डार्क कंडीशन में, जिसका मतलब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है। I2 that we are calling as bright current when the light incident takes place over the photodiode, that's it। देख लीजिए, आपको देखा क्या हो गया, बैठेगा आप थोड़ा सा पीछे इसको, आप पीछे जाओ, कुर्सी ले लेना आराम सभी आपको बैठेगा ना। आप खुश? चलिए, इसमें फोटो डायोड में हम आपको कुछ लिखाते हैं, आप लिखिए जरा। इसका थ्योरी आता है बोर्ड में 2-3 नंबर में पूछता है, फोटो डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड के ऊपर डायग्राम बना है। ये तो इसका वर्किंग, दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, वर्किंग ऑफ सर हाँ बेटा,
सर ये ग्राफ में आपने व्हेन लाइट इंसिडेंस वाला लिखा है ना सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखा है व्हेन लाइट इंसिडेंस ग्राफ। दिस ओवर द फोटोडायोड, जब फोटोडायोड के ऊपर लाइट आएगी तो करंट बढ़ेगा। ये करंट कब बढ़ रही है? ये करंट बढ़ रही है, ये करंट तब बढ़ रहा है व्हेन द लाइट इंसिडेंस टेक्स प्लेस ओवर द फोटोडायोड। मैं थ्योरी लिखाता हूं इसकी, लिखिए जरा, रब करें इसको, पहले इसको लिख लो। ये सारी चीजें बहुत अच्छे मैनर में लिखी होंगी तो आपको समझ में भी आते हैं। अब फोटोडायोड, इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जो बच्चे 12th के हैं मैं उनको बार बार कह रहा हूं, 12th वाले बच्चों के लिए टर्म 2 के थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक मेजर सेक्शन होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में आप सेमीकंडक्टर की प्रैक्टिकल 12th के अंदर करने वाले हो, और प्रैक्टिकल ले ले जो आपका बोर्ड से एक्सटर्नल आएगा, तो यहाँ से आपका जो बाइवा सेक्शन है वो काफी ज्यादा होता है। बाइवा में आपसे पूछेगा जीना डायोड का सर्किट सिंबल क्या है, जीना डायोड का बेसिक पर्पस क्या है, लाइट डायोड का एलईडी का जो सर्किट सिंबल होता है वो क्या होता है, पी जंक्शन का सर्किट सिंबल क्या होता है। ये 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी भी लिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स 12th के हैं, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली वेटेज है। लिखिए बायरा में सिंबल बायवा का मतलब होता है कि आपका ये एक्सटर्नल यहाँ बैठे हुए, आप वहाँ बैठे हुए, बोलेगा बना के बताना सर कोई यहाँ पर ये नहीं है ना, इसके पता नहीं। लेकिन अब जंक्शन डायोड, फोटो डायोड की थ्योरी में लिखिए, अ जंक्शन डायोड, राइट डाउन प्लीज, अ जंक्शन डायोड manufactured by junction diode manufactured by using a light sensitive semiconductor. A junction diode manufactured by using light sensitive semiconductor, light sensitive semiconductor। अब मैं जो बोला हूं, जो आपको समझाया है उसी को लिखा रहा हूं। जब किसी फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, जब किसी फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, और अगर उस लाइट का या फोटोन का एनर्जी उस मटेरियल के फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो ये डिप्लीशियल लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल रिलीज होगा, फ्री होगा मूव करने के लिए। तो ये चार्ज कैरियर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है एक फोटोन दो चार्ज कैरियर बनाया। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्री होते हैं मूव करने के लिए जब लाइट इंसिडेंट होती है एक फोटो डायोड के ऊपर, और उन चार्ज कैरियर की वजह से करंट का वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। दिस इज हाउ करंट इंक्रीजेस व्हेन द लाइट इंसिडेंट टेक्स प्लेस ओवर द फोटो डायोड। ओके, so this is the basic purpose of the photodiode। लिखिए, whenever light falls on the junction of a photodiode, whenever light falls on the junction of photodiode, on the junction of photodiode and semiconductor is light sensitive, semiconductor is light sensitive, semiconductor is light sensitive. Due to this a large number of electron hole pairs are generated. A large number of electron hole pairs are generated. Large number of electron hole pairs are generated. That suddenly increases the current. That suddenly increases the current. That suddenly increases the current. So when light falls on photodiode, write down please.
So when light falls on photodiode, its conduction of current is high. Its conduction of current is high. Its conduction of current is high. And in dark, dark का मतलब है when there is no incidence of the light over the photodiode, and in dark its conduction is low. For the conduction of current, for the conduction of high 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 current, a photodiode is connected in forward biasing. A photodiode is connected in forward biasing with the load resistance. With the load resistance. With the load resistance. Initially, I1 current flows. Initially, I1 current flows through the circuit. Initially, I1 current flows through the circuit. This current we called as dark current. इसी I1 को हमने क्या कहा बच्चों? Dark current कहा. This current we called as dark current. इस करंट को हमने क्या कहा? डार्क करंट कहा. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अगले पेज, अगली लाइन से. नेक्स्ट. When some external light is allowed to incident, when some external light is allowed to incident on the junction diode, which is made up of light sensitive material, which is made up of light sensitive material, which is made up of light sensitive material. क्या लिखा था हमने? इससे पहले क्या बोला था? When the some external light allowed to incident, suddenly, इसमें आगे लिखिए, suddenly electron hole pairs are generated into the junction. Electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated into the junction, and current increases from I1 to I2. And current increases from I1 to I2. करंट इंक्रीज कर गया I1 से लेके I2. अच्छा एक बात बताऊं आपको, फोटो डायोड में आपको एक चीज याद रखनी है कि फोटो डायोड में जो करंट बन रही है ना, जो करंट बन रही है, इस करंट को फोटो करंट कहते हैं. क्या कहते हैं? फोटो करंट. क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फोटो करंट. फोटो करंट का मतलब ये है, फोटो करंट का मतलब ये है कि डायोड के ऊपर फोटोन आए, उन फोटोन ने इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक किया. उस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की ब्रेक होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक होल फ्री हो गया. वो दोनों अब चार्ज कैरियर बन गए. अब वो दोनों चार्ज कैरियर बन गए तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ करंट में. देन कंडक्शन ऑफ करंट which is rises due to the photon, that we called as photocurrent. That we called as photocurrent. And this photocurrent is directly proportional to the intensity of light incidence. इसको लिख लीजिए. ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा. फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना. लेकिन कंडीशन ये है साहब, फोटोन का जो
एनर्जी है वो उस मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर फोटोन का आना, फोटोन किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराए तो फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी को आप लोग क्या कहते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन कंडीशन ये है कि जो फोटोन आ रहा है उस मेटल के ऊपर, उस फोटोन का जो एनर्जी है h है और वो ज्यादा होना चाहिए उस मेटल के वर्क फंक्शन, phi इज द वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल। अगर ये कम है, ये कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो फिर क्या होगा? एक्साइट करेगा ना एक्साइट कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज तो नहीं होगा ना, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, मेटल गर्म हो जाएगा। बस बात, मेटल क्या होगी? गर्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही। हाँ तब होगा कि जब उस इलेक्ट्रॉन का, जिस फोटोन का जो अमाउंट है एनर्जी का, दैट वो ग्रेटर देन उस मेटल के वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फिजिक्स में हम उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फोटोन है और ये फोटो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंस। इसका मैंने कहा था एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है रिवर्स बायसिंग में। इसमें हालांकि जो डायोड होते हैं रिवर्स बायसिंग में उनका कोई वर्किंग नहीं होता है, लेकिन फोटो डायोड एक इस तरह का स्पेशल डायोड है, इस तरह का स्पेशल डायोड है कि अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जाती है, सुनो पहले मेरी बात को ध्यान से, और ये फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में इसमें है, तो करंट में वेरिएशन आता है। तो करंट में वेरिएशन व्हेन इट इज इन रिवर्स बायसिंग, बहुत ध्यान सुनना, व्हेन इट इज इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स, अगर आपने फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज किया देन इसका अपना एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं रिवर्स बायसिंग का अभी जनरली ग्राफ बनाऊं, एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, ये आपकी करंट है, ये आपकी वोल्टेज है। ये फॉरवर्ड बायसिंग की करंट है जो कि मिली एम्पियर की होती है, ये रिवर्स बायसिंग की करंट है जो कि माइक्रो एम्पियर की होती है। आया ना? ये वाला जो ग्राफ था यहाँ से आया था, नी पॉइंट के ऊपर जो करंट थी वो राइज कर रही थी, ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए था। और रिवर्स बायसिंग के लिए आपने कुछ ऐसा कहा था कि ये करंट ऐसे जाती है और यहाँ इस पॉइंट पे आके इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन से मैंने दो टाइप के बताए थे, जीनर और एवलांच। जीनर ब्रेकडाउन की वजह से हमने जीनर डायोड बनाया था, उसके अपने यूज थे, वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा था। ये इसका क्या है? रिवर्स बायसिंग में ग्राफ। दिस इज इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स, अभी सुनो पूरी कहानी, ग्राफ में कोई खास बात नहीं है, ये रिवर्स बायसिंग में। लेकिन प्यारे बच्चों, दिस इज इन केस ऑफ व्हेन द फोटो डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो ये आपका करंट बन रहा है। इनिशियली इस करंट को मैंने I1 कहा, इनिशियली मैंने क्या कहा इस करंट को? I1। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोटोन का इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, फोटोन का इंटेंसिटी, फोटोन आए इसके ऊपर, लाइट आई और डायोड किसमें कनेक्टेड है? रिवर्स बायसिंग में। तो ये थोड़ा स्लाइटली वेरिएशन आएगा। जैसे ये आपका करंट I1 बना, ये आपका करंट I2 बना, और ये फिर करंट आपका I3। रिवर्स बायसिंग में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि करंट जनरली कांस्टेंट रहती है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। लेकिन ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ना, ये लाइट की वजह से वेरी कर रही है। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से ये करंट डार्क करंट है, ये डार्क करंट है। जब आपका डायोड किसके अंदर है, उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही, आपने उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की तो उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट थोड़ा सा बढ़ गया, और लाइट इंसिडेंट की तो और बढ़ गया। यानी कि ये I3 ज्यादा है किससे? I2 से। ये किससे? I1 से। फोर दिस इज पर्टिकुलरली फॉर डिफरेंट illuminating इंटेंसिटी, फॉर डिफरेंट
इल्यूमिनेटिंग इंटेंसिटी। तो सुनो बच्चों, इसको है ना, इसका एक स्पेशल पर्पस भी होता है। अगर सुनो, अगर कोई बहुत लो सिग्नल का एक ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, एक ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, ऑप्टिकल सिग्नल है तो उसके पास थोड़ा तो लाइट का अमाउंट होगा, और अगर आपने फोटो डायोड लगा रखा है तो ये फोटो डायोड माइक्रो एम्पियर की लाइट को भी क्या कर लेगा, कैचअप कर लेगा, और इसकी अमाउंट ऑफ करंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। That's why it is generally used when it is reverse bias, it is used as photo detector. It is used as photo detector. That is used to detect the optical signal. That is used to detect the optical signals. बात आई समझ में? ये इसका रिवर्स बायसिंग में यूज होता है। रिवर्स बायसिंग में इसको एज अ फोटो डिटेक्टर यूज करते हैं, जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, क्योंकि हर ऑप्टिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, और हल्का सा भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में वेरिएशन होता है तो इसके रिवर्स सैचुरेशन करंट में भी वेरिएशन आ जाता है जब ये रिवर्स बायसिंग में लगा होता है। तो फोटो डायोड को आप फोटो डिटेक्टर भी यूज कर सकते हो, बशर्ते कि आपको उसको रिवर्स बायसिंग में लगाना पड़ेगा। तो इसको यूज किया जाता है। हेलो, देखिए समझ में आया है? अच्छे से क्लियर है? बात आई समझ में? इसको लिखिए, when a photodiode is connected in the reverse biasing, when a photodiode is connected in the reverse biasing, when a photodiode is connected in the reverse biasing, when a photodiode is connected in the reverse biasing, a fractional change in the reverse saturation current, a fractional change in the reverse saturation current is easier to observe, is easier to observe, is easier to observe। ये ऑब्जर्व किया जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट में। क्या आ रहा है? थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आ रहा है। व्हेन तो फ्रैक्शन के बाद रिपीट कर दीजिए। When a photodiode is connected in the reverse biasing, in the reverse biasing, उसके बाद क्या बोला था? A fractional change in the reverse saturation current is easier to observe, is easier to observe when light intensity falls on it. When light intensity falls on it, changes. When the light intensity falls on it, changes. अगर लाइट चेंज होगी तो फ्रैक्शनल चेंज आएगा किसके अंदर? रिवर्स सैचुरेशन करंट के अंदर। That's why
That's why a photodiode can be used as a photodetector. That's why a photodiode ठीक है। अब आता है आपके पास एक और डायोड जिसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं? एलईडी। बस हो गए। एलईडी नाम सुनते दिवाली की याद आई होगी और झालर वाली याद फीलिंग आ रही होगी। होता तो कुछ वैसा ही है। अब हम बच्चों बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, आप इसका नाम 2 बार पढ़िए। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग क्या होगा? एक ऐसा डायोड है जो कि लाइट को क्या कर रहा है? That's it. हो गया। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? एक ऐसा डायोड है जो कि क्या कर रहा है? लाइट को एमिट कर रहा है। तो बेसिकली ये जंक्शन डायोड ही है। अगर एक जंक्शन डायोड है जो कि लाइट को एमिट करे, लाइट को क्या करे? एमिट करे। जंक्शन डायोड के बहुत सारे यूजेस हमने देख चुके हैं अब तक। अगर आपके पास एक जंक्शन डायोड है तो उसको जेनर वोल्टेज बनाया था रेगुलेटर की तरह, और रेक्टिफायर हम बना चुके हैं, और फोटो डायोड हम बना चुके हैं। ये अगर कोई जंक्शन डायोड लाइट को एमिट करे, किसको एमिट करे? लाइट को एमिट कर दे, तो उसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट को एमिट कर रहा है। ध्यान से देखो कैसे होता। क्या है, आपके पास एक जंक्शन डायोड होता है। जंक्शन डायोड को आपने जनरली नॉर्मल जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया। किसमें कनेक्ट किया बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया। फॉरवर्ड बायसिंग में अबव द नी पॉइंट, अबव द नी पॉइंट, आप उस पॉइंट के ऊपर आ गए जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। हम जनरली बात कर रहे हैं, अभी लिख लो, लिखा दूंगा मैं इसको थ्योरेटिकली पूरा सब। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा जंक्शन डायोड है, नॉर्मल से जंक्शन डायोड को आपने फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया, नॉर्मल से जंक्शन डायोड में डी पॉइंट के आगे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब करंट फ्लो होती है तो अगर हम डिप्लीशन लेयर की बात करें, किसकी बात करें? डिप्लीशन लेयर की हम बात करें तो डिप्लीशन लेयर में बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बाइन, क्या होते हैं? रिकॉम्बाइन। अच्छा एक चीज याद करो, बहुत स्टार्टिंग में बताया था, अब तो बातों को गुजरे जमाना हो गया होगा, साल 2 साल हो गए होंगे। मैंने एक बात कही थी, जंक्शन एक पी टाइप का है, एन टाइप का है, ये दोनों बनाते हैं। जब आप एक सेमीकंडक्टर बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ जाते हैं? और कंडक्शन बैंड के कूद के कहाँ आते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है उसके अंदर होल है, उसमें आते हैं। इसी को मैंने क्या कहा था? रिकॉम्बिनेशन। मैंने कहा था ये जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन है, वो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बराबर होती है, जिससे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में गया है, वो वहां बहुत छोटे से टाइम तक रुकने वाला है, वो वापस आएगा लौट के अपने घर को। जब लौट के घर को आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करके आएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को गेन किया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। थर्मल कोलिजन की वजह से उसने रूम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कंडक्शन बैंड में गया, ज्यादा देर टिक नहीं पाया, वापस आएगा। लेकिन जब ये उसी होल के अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। आया ना? एटम में आपने पढ़ा होगा, आपने
बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा होगा। ये आपका एक एनर्जी लेवल N2 है, ये आपका एक एनर्जी लेवल N1 है। इसका अपना एक एनर्जी होता है जिसको आपने En1 कहा, जिसको आपने En2 कहा। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो एक्साइटेड स्टेट में जाके नहीं दे पाएगा, वापस से कहाँ आएगा, अपने को आएगा और ये एनर्जी को रिलीज करेगा। दैट En2 माइनस En1, और ये बराबर होगा एक फोटोन जिसने रिलीज किया है, और उसकी एनर्जी को क्या कहा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे, अगर ये फोटोन है तो इसकी अपनी एक वेवलेंथ भी होगी, और वो कुछ ऐसा होगा। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचो बच्चों, ठंडे दिमाग से सोचो, करंट बन रही है, करंट बन रही है, करंट फ्लो हो रही है, करंट तो अपनी फ्लो हो ही रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, और वो प्रोसेस होता है रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन चल रहा है, साथ साथ उनका रिकॉम्बिनेशन भी चल रहा है, उनका साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी चल रहा है। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, तो साथ साथ कंडक्शन बैंड से कूद के नीचे बैलेंस बैंड में आ रहे हैं, होल्स को वापस से ऑक्यूपाई कर रहे हैं बैलेंस बैंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड में होल बने हुए हैं। और जब बेटा वो कूद के नीचे आते हैं ना, कूद के नीचे आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस फॉर्म में जब वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, ये जब रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तो प्यारे बच्चों एनर्जी रिलीज की जाती है। एनर्जी क्या होती है बेटे, रिलीज। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, ये एक फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। एनर्जी मतलब ऐसे नहीं निकलती, एक कंटीन्यूअस एनर्जी निकलती है, नहीं, एनर्जी एक डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। एक पैकेट निकलता है एनर्जी का पूरा ये लो पैकेट, और उस पैकेट को ये क्या कहते हैं, और उस फोटोन का एनर्जी होता है hc अपॉन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये जो एनर्जी होगी ये बेसिकली डेल्टा Eg के बराबर ही होगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ ये एनर्जी बराबर थी En2 माइनस En1। अरे En2 माइनस En1 ये तो डेल्टा Eg हो गया मेरे सेमीकंडक्टर के केस में। एनर्जी लेवल ये मान लिया बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए आप जितनी एनर्जी दे रहे थे वही क्या थी, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। जब वो कूद के नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, यानी कि ये डेल्टा Eg फॉरवर्ड एनर्जी गैप, क्या यही एनर्जी बराबर होगी hc अपॉन लैम्डा के। गाना बोलना पड़ेगा। तो जब एनर्जी यहां से रिलीज होगी तो फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की एनर्जी जो कि hc अपॉन लैम्डा होती है वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा Eg। और अगर मैं सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन की बात करता हूं, तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का वैल्यू होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से ये एनर्जी निकली तो ये लैम्डा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई तो एक फोटोन निकला, फोटोन एमिट हुआ, उस फोटोन की अपनी एक वेवलेंथ होगी, और वो करस्पॉन्डिंग टू दिस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जिसका एनर्जी फॉरवर्ड गैप 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके करस्पॉन्ड उसका एनर्जी कितना होगा। आपने कहा सर ये कुछ ऐसा होगा डेल्टा Eg अपॉन, नहीं hc अपॉन, और अगर मैं कोई बात नहीं, हाँ क्यों मेरे पीछे पड़ गए, तो लाखों गलतियां करते हुए सबको नजरअंदाज करता हूँ। नहीं, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये hc अपॉन, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका 12423 इलेक्ट्रॉन अपॉन ये कितना हो गया 12400 नहीं तो 12423 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। अब ये कैलकुलेशन आप जब करोगे ना, तो यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगी, वो 10,880 मिलेगी, 10,880 एंगस्ट्रॉम। अब मेरी बात ध्यान सुनिए,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है विजिबल। विजिबल के अंदर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने 8 मान लिया तो गुना कर दिया, ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ 7,000 होती है, 7,000 होती है, मतलब लगभग 8,000 7,500 तक होती है। तो मैंने 8,000 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। चलो तुम्हारी बात सही कर लेते, 7,000 होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 77 ये यहाँ से आपको जो लाइट की वेवलेंथ मिली ये कितनी है 10,000 है, यानी कि दिस इज बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम, दिस इज बियॉन्ड। तो यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा, यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो अपनी आंखों के थ्रू, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में चला गया, इंफ्रारेड रीजन में चला गया। अगर हम गैल्वेनोमीटर को सॉरी ये सेमीकंडक्टर को किसी स्पेसिफाइड सेमीकंडक्टर से बनाएं, किसी स्पेसिफाइड सेमीकंडक्टर से बनाएं जिसका एनर्जी गैप थोड़ा सा क्या हो ज्यादा हो। अगर एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इजी नीचे आ रहा है ना, तो वेवलेंथ क्या होगी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी कम हो जाएगी कम हो जाएगी, तो वो विजिबल रेंज में आ जाएगा। विजिबल रेंज में आ जाएगा तो यहाँ से कुछ लाइट बनेगी वो हमको बात आई। दिस इज द लाइट एमिटिंग। अब वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, उसका डेल्टा एजी कितना होगा, वहां से जो वेवलेंथ बनेगी उसकी वहां से जो वेवलेंथ बनेगी वो कितनी होगी, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड का क्या पूरा फंक्शन समझ में आया? पूरा अच्छे से क्लियर है? चाहो तो आप इसको लिख ये लिख लेना कि ये विजिबल के बाहर है, विजिबल के बाहर है, ये दिस इज बियॉन्ड द विजिबल, विजिबल के बाहर है, विजिबल के आगे। ये इंफ्रारेड ही लिख देता हूं सीधा, मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, किताब में हम करने की जरूरत नहीं। इट इज इन द इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। कोई ऑनलाइन दोबारा नहीं पूछेगा ये आईआर क्या है, दिस इज इंफ्रारेड रीजन। बताइए अरे तो गुरु तक ये खत्म हुआ तो पढ़ाएंगे समझ में आया? अब देखो हम इसको एक ऐसा स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए जिसका डेल्टा एजी थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसको कहते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। उसके लिए डेल्टा एजी का वैल्यू 1.9 GaAsP, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। गैलियम Ga, आर्सेनाइड As और फॉस्फाइड P। मैं लिखाऊंगा पूरा, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। लिख लिया आपने पूरा? पूरा लिख लिया? समझ में आया? तुम्हारा नाम है? वो स्टार्टिंग से करानी जो समझ में देख लेंगे। सुनने से वो फर्स्ट में और फॉस्फेट को सब केमिस्ट्री पूछना है आपको। अगर सही बात तो सही है। केमिस्ट्री फिजिक्स याद नहीं करते, हमने वाला कराता आज मैंने किया फिजिक्स में ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं, वो आप लगा सकते हो बट नोमेनक्लेचर है उसमें हम भी जानते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ आ रहा है इसका बैलेंस क्या होगा, इसका ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसके लिए दूसरा सेक्शन बना हुआ है। 8 में ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है, 8 में रफ करेंगे तो क्या हुआ ऐसा?
चलो मैं उधर नहीं लिखूंगा, इंफ्रारेड रीजन है ना, इधर ही रख करें इसको। अब बेटा आप अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाते, सिलिकॉन का जंक्शन डायोड बनाते हो, किसका बनाते हो? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना है? 1.14। 1.14 के करस्पॉन्डिंग जो आपको वेवलेंथ मिल रही है वो 10,880 के आसपास आता है। एग्जैक्टली तो 10,888 आता है। 10888 मैंने रफली लिख दिया है। तो ये जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड रीजन, ये उसमें लाइट करती है, इसमें लाइट करती है, इंफ्रारेड में लाइट करती है, विजिबल में ये नहीं करती। अब आपने क्या किया, अब आपने इस चीजें ना हमारी सहूलियत के लिए होती है, इंसान ही क्या है उसका क्या कर देता है, दुरुपयोग करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। सुनिए, अब आपके पास एक स्पेशल सेमीकंडक्टर, हम सेमीकंडक्टर के लिए एक स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं। एक सेमीकंडक्टर बनाया और उस सेमीकंडक्टर को हमने कहा गैलियम आर्सेनाइड, है ना, अब बेस नहीं होगी। तो ये एक मटेरियल है जिसका हमने यूज किया, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, GaAsP। इसका हमने यूज किया एक स्पेसिफिक मटेरियल जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो यहाँ से जो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज होगी, सॉरी वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज जो होगी, दैट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज। तो बेटा इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए आपने कहा लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा Eg। hc का वैल्यू कितना है 12423 अपॉन ये कितना है 1.9। और इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 6538 मिलेगा। कितना मिलेगा? एंगस्ट्रॉम। And this wavelength is corresponding to the green color. This wavelength is corresponding to green color. अब फोटोन रिलीज होगा, उसकी वेवलेंथ होगी और वो कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी। और वो ग्रीन कलर आपकी आंखों को भना भन दिखाई देगा। ग्रीन कलर सावन के अंधे को भी दिखाई देगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो आप मानोगे वो रेड की। तो बहुत पहले आया। तो ये this stands in रेड ऑरेंज येलो। तो ये this is corresponding to the green color। तो यहाँ से आपको ये दिखाई देता है, मतलब जनरली ग्रीन कलर सा दिखाई देता है, तो हमेशा मान के चलते हैं कि ये ग्रीन कलर के corresponding। ये रेड ग्रीन कलर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। सर नहीं रेड समथिंग आई सर, उससे तो मैं ग्रीन आ गया तो 10,000। अरे रेड कलर तो सबसे लास्ट में है, लास्ट जनरली ग्रीन लाइट 74% तो रेड की होती है। तो ऑरेंज और कम होगा, कम से कम 500 का तो जब होता है ना 300 या 400 फिर भी देखो। हाँ तो फिर कलर का मिक्सअप भी तो होना है। जो ज्यादा सेंसिटिव कलर होता है वो ज्यादा दिखाई देता है। जैसे ब्लू है, वायलेट है और ब्लू है, तो दूर रखे तो आपको जो दिखाई देता है वो ब्लू दिखाई देगा, वायलेट दिखाई देगा। हाँ तो हमारे आई की जो होती है सेंसिटिव, आई की सेंसिटिविटी की पर डिपेंड करता है। तो आई किस चीज को देख पा रही है वो मैटर करता है। एक ही हाइट पे दो कलर रखे, एक मुझे नहीं दिखाई देगा, डार्क कलर होगा वो दिखाई देगा, ग्रीन हमको दिखाई देगा। यहाँ से लाइट निकलती है वो हमको ग्रीन आएगा। इसमें ये तो सीएफ है, इसका अलग पहले सीएफ आते थे ना, अभी भी आते हैं, उसको पढ़ाएं।
क्लियर है? लाइट एमिटिंग डायोड, और ये पूरा फिनिश हो गया। हाँ, ये था लाइट एमिटिंग डायोड। तो जब आप एक डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हो, अब द नी पॉइंट, जब करंट बन रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन होकर रिकॉम्बाइन हो रहा है। इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो वो एक फोटॉन का एनर्जी hc लैम्डा वो इक्वल है किसके? फॉरवर्डेड एनर्जी गैप के, उस सेमीकंडक्टर के। अगर हम सिलिकॉन के लिए ये देखते हैं तो सिलिकॉन के लिए फॉरवर्डेड एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, करस्पॉन्डिंग टू दैट फोटॉन, करस्पॉन्डिंग टू दैट रिलीज फोटॉन, जिसका वेवलेंथ होगा वो 10,000 के ऊपर आ रहा है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। लेकिन अगर आप उसी सेमीकंडक्टर के स्पेसिफाइड मटेरियल का बनाते हो, जिसको हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड कहते हैं, उसका जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप होता है बच्चों वो होता है 1.9, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वेवलेंथ फोटोन रिलीज होगा वो इतना आएगा। यानी ये विजुअल स्पेक्ट्रम में आ गया है, विजुअल में आ चुका है। अब यहाँ से आप ऐसा कोई डायोड बनाओगे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो फोटोन रिलीज होंगे वो लाइट को क्या करते हुए निकलेंगे? एमिट करते हुए निकलेंगे, और इसीलिए आप इसको कहते हो लाइट एमिटिंग डायोड। बात आई समझ में अच्छे से? क्लियर है? थैंक यू। ये मेरा खत्म हो गया। तो इसके दो टॉपिक हमने खत्म कर दिए, सेमीकंडक्टर और जंक्शन। अच्छे समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ा है ना और चीजों को थोड़ा सा याद भी रखते हो, आगे दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर, लिखिए स्टेट और स्टेट ऑफ क्या होता है? स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जनरली सॉलिड फॉर्म में। आपने देखा घरों के ऊपर जो सिलिकॉन की जो प्लेट लगी होती है, सेमीकंडक्टर की जो प्लेट लगी होती है, तो गैस में थोड़ी उसके ऊपर भी थोड़ी देर चर्चा करेंगे। हालांकि वो आपके प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में है नहीं, तो हम उसको डिटेल में जा नहीं रहे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। सर लेकिन आपने बोला था कि तो बताना इलेक्ट्रिसिटी का पता है क्या वो एक फेज दो फेज वाला। देखिए एक क्वेश्चन है कि a silicon diode is connected to a silicon diode is connected to हाँ एक क्वेश्चन लिखना है, a silicon diode is connected to a resistance R. A silicon diode is connected to a resistance R with a battery of voltage V. BV कह दो उसको, बैटरी वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी ऑफ this is the voltage of battery. क्या बोला था क्वेश्चन? A silicon diode is connected to a resistance R. This is the resistance R. Resistance R and a battery with voltage BV. As shown in the figure. As shown in the figure. हाँ फिगर बनाना है लेकिन अभी बात कर। As shown in the figure. As shown in the figure जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये आप फिगर। तो ये आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, आगे आगे तो भी बनाना है। हाँ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, the knee point of its IV curve is at 0.7 volt. The knee point of its IV curve is at 0.7 volt. बच्चे हो आप लोग, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें क्या है देखा नहीं हो, कोई बात नहीं। तो पूछने थे मुझे नाम पूछा, मेरा बेटा वो दिन भर ऐसे वीडियो क्वेश्चन पूछता रहता है, ये क्या है, ये क्यों ऐसा, यहाँ से सब बढ़िया देख रहे हैं। तो नी पॉइंट ऑफ इट्स आईवी कर्व इज 0.7 हर फिगर के बाद रिपीट कर दिए।
Here क्या था? The knee point of its IV curve is 0.7 volt. Given that the diode requires a minimum current, the diode require a minimum current of 1 milliampere. Given that diode requires a minimum current of 1 milliampere to attain a value then the knee point. To attain a value then the knee point. If voltage of battery is of 5 volt, voltage of battery is of 5 volt, what should be the maximum value of resistance? So that voltage across the diode is above the knee point. What should be the maximum value of resistance? So that voltage across the diode is above knee point. ये क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं समझाऊं। 1 मिनट का टाइम। अन्य कौन है? अन्य हमारा नाम अनन्या। हमारा क्या? गुड्डू कह देते हैं। गुड्डू बोला है। बालू कह देते। अच्छा सर 704 नहीं, चलिए हम सॉल्व करते हैं। समझाएं? ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, अभी नहीं। इसका वोल्टेज VB है, ये प्लस ये माइनस, तो ये किसमें हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। ये किसमें हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। आपने इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। कौन सा लॉ लगाया? लगा नहीं क्या? अब तुम लोग परेशान तो नहीं होगे ना? कुछ लोग कहेंगे सर ये KCL और KVL तो हमने पढ़े ही नहीं, पढ़े हैं तो समझ में नहीं आया। बीवी स्टार्ट कर दें, यहीं से लगाना स्टार्ट करें। तो सीधा अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, इसके क्रॉस अगर मान लेते हैं यहाँ से I करंट जा रही है, यहाँ से कितनी करंट जा रही है? I करंट, और इसका नी पॉइंट वोल्टेज कितना दिया है? V। तो ये VB किसके इक्वल होगा? IR प्लस VK। इसको इधर भेजा तो ये कितना हो गया? VB माइनस VK इक्वल टू IR। तो यहाँ से क्या पूछा है आपको? सीधा रेजिस्टेंस पूछा है, ये कितना हो गया? VB माइनस VK अपॉन I। वोल्टेज का बैटरी 5 वोल्ट, नी पॉइंट वोल्टेज कितना है? 0.7, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 मिली एम्पियर। इसको मैं इधर नहीं लिखूंगा, वापस ये लिखना, बच्चों को दिखता नहीं है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, VB इक्वल टू दिस वन विल बी इक्वल टू IR प्लस VK। ये वाला वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस VK को इधर भेजा, तो ये आ गया आपका VB माइनस VK अपॉन I दैट इज इक्वल टू R। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है? 5। नी पॉइंट वोल्टेज कितना है? 0.7। करंट कितनी है? 1 मिली एम्पियर इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये कितना हो गया ऊपर? 4.3 डिवाइडेड बाय 1 into 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू R। तो ये कितना हो गया? 4.3 into 10 की पावर 3 ओम। दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सारे क्वेश्चन आप करोगे, PYQ करोगे
ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा KVL KCL थोड़ा सा इतना हार्ड एंड फास्ट KVL KCL भी नहीं आता जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया। नंबर ऑफ सर्किट बन रहे हैं, 3 या 4 इक्वेशन बन रही है, ऐसा नहीं है, एक इक्वेशन काम कर रहा है। So what is it? अगला क्वेश्चन बस करेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे, सर हाँ टाइम हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। अगली क्लास कब है? सर अभी 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद। चलो बच्चों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। Recording stop.